बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज ईरान इसराइल जंग का छठा रोज़ है, यानी एक हफ़्ता होने को है ये जंग जारी है और इसराइल का जवाब दिया जा रहा है ईरान की तरफ से। आज फिर सुबह जो है वो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से और ड्रोन से हमला किया है इसराइल पर और काफ़ी तबाही की खबरें आ रही हैं वहाँ पर कि जो बैलिस्टिक मिसाइल गिरे हैं वहाँ पे जाके जो उन्होंने टारगेट हिट किए हैं वहाँ पे काफ़ी तबाही जो है वो फैली है। इसके साथ साथ इसराइल की तरफ से भी हमले जारी हैं और जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका ये कहना है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए ना हम सरेंडर करेंगे। और दुनिया जानती है कि ईरान जो है वो पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा है और खड़ा रहेगा। उसकी आवाम जो है उनके साथ है। इसके साथ साथ खित्ते की सूरत हाल जो है बड़ी असरअंदाज हो रही है इस जंग की कैफियत से और कशीदा सूरत हाल पैदा होती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं उस पर असर पड़ रहा है, बाकी चीज़ें जो हैं वो कारोबार पर असर पड़ रहा है और दुनिया चाहती है कि ये जंग रुक जाए, लेकिन ईरान का साथ देने वाला कोई नहीं है। अमेरिका भी जो है ये चाहता है कि जो है वो ईरान कंप्रोमाइज़ करे, इसराइल का साथ दिया जा रहा है। और अब ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका जो है इस जंग में किसी भी वक्त कूद सकता है और इस जंग में शामिल हो सकता है। फिर सूरत हाल क्या होगी इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और फिर पाकिस्तान के लिए, खित्ते के लिए बड़ी अहम खबर है कि आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो है मुलाकात होने जा रही है। ये बड़ी अहम मुलाकात है। कमर बाजुओं ने दौरा किया, लेकिन उनकी भी मुलाकातें जो हैं वो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस तक महदूद रहीं, लेकिन किसी भी आर्मी चीफ ने अमेरिकी प्रेसिडेंट से मुलाकात नहीं की। इस वाले से बड़ी खबरें जो हैं वो गर्दिश में हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर आने वाली है अमेरिका से। क्या खबर आती है, इस मुलाकात का क्या रिजल्ट निकलता है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। और आप जो है आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आप रिपोर्टिंग करते हैं डॉन टीवी के लिए भी, और इसके साथ साथ नसर अली खान साहब साबिक सफ़ीर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। और फिर डिफेंस एनालिस्ट भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि पाक जो ईरान इसराइल जंग है उसकी सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है, क्या रिजल्ट आ सकते हैं। अनवर भाई, मैं आपसे शुरू करता हूं। सर, मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात होने जा रही है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, क्या खबरें हैं सर, कैसे इस मुलाकात को देख रहे हैं और उसके क्या रिजल्ट आ सकते हैं? ये जो मुलाकात है अनप्रेसिडेंटेड है, यानी इससे पहले कभी नहीं हुआ। कम से कम मुझे देखे, मैं 1980 से आ जा रहा हूँ और 24 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मैंने रेगन का दौर देखा, सदर क्लिंटन का दौर देखा और इस सारे सदर बुश का देखा, और ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि अमेरिकी सदर इस तरह व्हाइट हाउस बुला के किसी आर्मी चीफ से मुलाकात करें, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, किसी मुल्क के आर्मी चीफ से। तो ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है और इसलिए इसको बहुत अहमियत दी जा रही है। फिर जो आपने जैसा कि बयान किया, इर्द गिर्द जो माहौल है, जो कुछ हो रहा है, मसलन ईरान में जो कुछ हो रहा है, भारत के साथ हमारी जंग हुई, चीन जिस तरह ने हमारी मदद की, जो इन्वॉल्व रहा, ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं उनके तनाजुर में इस मीटिंग को देखा जा रहा है कि क्या इसमें सदर ट्रंप ने आम में देखा कि बार बार उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसालत की पेशकश की, उन्होंने कश्मीर का मसला हल कराने में मदद करने की भी पेशकश की। तो क्या इसमें कश्मीर पर और पाक भारत ताल्लुकात पे बातचीत होगी? क्या जो कुछ ईरान में हो रहा है उस पर बातचीत होगी? क्या उसमें पाकिस्तान का भी कोई रोल होगा? और उसके अलावा ये एक फीलिंग वाशिंगटन में पाई जाती है कि ज़्यादा अगर पाकिस्तान को पुश किया गया तो पाकिस्तान ऑलरेडी चीन के बहुत करीब है, मजीद करीब चला जाएगा। तो ये क्या पाक चीन ताल्लुकात पे ज़ेर बहस आएंगे? ये सारे जो मसाइल बड़े अहम हैं और इन सारे इश्यूज पे मेरा ख्याल इन सारे मामलात पर गुफ्तगू होगी और उसमें दोनों तरफ से सीनियर मुशीर भी शरीक होंगे। अनवर साहब, जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, जैसे कि चलें अनवर साहब से मैं बात करता हूँ। नसर अली खान साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। सर, जो सूरत चल रही है सर, इस मुलाकात को अगर हम देखें तो इससे पहले पाकिस्तान ने एक तारीखी फतह हासिल की भारत के ख़िलाफ़ और एक तारीखी जंग जो है हमने जीती है। फिर अब जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, ईरान इसराइल जंग जारी है। तो इस वक्त फील्ड मार्शल का वाशिंगटन डीसी में होना, ये इंतहाई अहम मुलाकात होना और जो है वो बायलैटरल इश्यूज़ पे जो है बातचीत करना, क्या समझते हैं कि इसका
खित्ते पर क्या असर पड़ सकता है, पाकिस्तान पर क्या असर पड़ सकता है कि ये मुलाकात जो है वो इस हवाले से बड़ी अहम है? जी बिल्कुल, बहुत अहम है। और जैसे मेरे कॉलीग ने जिक्र किया कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, तो जाहिर है कि इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ती है। इसके अलावा याद रखिए कि इंडिया के साथ जो जंग हुई है हमारी, उसमें 12 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बयान दिया है वो एक तरह से पाकिस्तान के फेवर में है। ना सिर्फ ये कि वो जंग रोकना चाहते थे और उन्होंने एक किरदार अदा किया इसमें, जिसको कि इंडिया अनफॉर्चुनेटली डिनाई करता है, बट उन स्टेटमेंट्स के जरिए 2-3 चीजें हुई। एक तो ये हुआ कि इंडिया पाकिस्तान को उन्होंने साथ मिला के ये कहा कि ये दोनों अजीम मुल्क हैं और इन दोनों में अच्छी लीडरशिप है, तो भाई यहाँ की लीडरशिप को भी अहमियत देते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। और तीसरी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि इन दोनों को किसी तीसरी जगह बैठ के कहीं मिलके वहां पे इनको मुज़ाकरात के जरिए अपने मसले हल करने चाहिए। इन 12 ओकेजन्स के ऊपर जो कुछ हुआ उससे जाहिर है इंडिया तो नाखुश है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान हाइफनेट हों, और ये भी नहीं चाहते थे कि कश्मीर में कोई तीसरा जो फरीक है वो शामिल हो। लेकिन अगर आप मशरिक़ वुस्ता की तरफ आते हैं तो इस जंग में जो कि ईरान और इजराइल के दरमियान है, उसमें पाकिस्तान की अहमियत 2 तरफ से है। एक तो ये कि उनका जो ईस्टर्न बॉर्डर है ईरान का, उस पे बहुत बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, तो जाहिर है कि अगर कोई ऐसी जंग होती है उसमें हमारी एक अहमियत है। उसके अलावा ये कि हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स और हमारा न्यूक्लियर डिटेरेंट जो है वो रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमारा ये ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर था ना, लेकिन अब जिस तरह अमेरिका इस चीज को देखता है उसमें ये है कि पाकिस्तान जो है वो अब बिल्कुल इस जंग के बॉर्डर पे आ चुका है। तो जहां इनकी मुलाकात इंशाअल्लाह होगी, मुझे उम्मीद है कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो हमारे तरफ से भी जो खदशात हैं और इस जंग के बारे में, प्लस जो हमारा कश्मीर का इशू है और जो इंडिया ने हम पे गैर जिम्मेदाराना किस्म का हमला किया, बगैर किसी सबूत के हमला किया, इस बात को वो हाईलाइट करेंगे। तो इस लिहाज से ये बहुत खुशाइन चीज है, ये मुलाकात खुशाइन है। इसके अलावा जहां तक सीपेक का ताल्लुक है, ये चीन जो है वो इंशाअल्लाह इस चीज को जारी रखेगा। चीन ने अपने जो अहमियत है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, पाकिस्तान की सीपेक की, वो बिल्कुल वाज़े तौर पे कह दिया है। लेकिन इसके अलावा चीन को कोई एतराज नहीं है अगर अमेरिका भी इसमें शामिल हो। चीन जो है वो हमारे साथ जो रिश्ता है उनका, वो कोई जीरो सम गेम नहीं है। चीन हमें ये नहीं कहता कि हमसे दोस्ती करो और किसी और से ना करो। तो लिहाजा अगर हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं तो इसमें सबका फायदा होगा, रीजन का भी फायदा होगा और सीपेक को भी फायदा होगा, और जाहिर है कि पाकिस्तान की अहमियत बढ़ेगी। ये तो सबको अब वाज़ेह हो गया। बड़ी अहम डेवलपमेंट है सर, बड़ी अहम डेवलपमेंट। नासिर साहब, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, हमें ज्वाइन कर लिया एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर बात होगी कि अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद चिश्ती साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। जो सूरत हाल चल रही है अब ईरान इसराइल जंग की, और ज़ाहिर बात है ईरान जो है अपने हक़ के दिफा रखता है और UN चार्टर के तहत जो है वो जवाब दे सकता है और जवाब दे भी रहा है। लेकिन सूरत हाल अब किस तरफ आप देख रहे हैं कि जा रही है कि ईरान लोग कहते हैं कि ईरान का इतना मौसर जवाब जो है अभी तक नहीं गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है कई उन्होंने ठिकाने जो है वो टारगेट किए हैं और वहाँ पे तबाही के मनाज़र भी सामने आ रहे हैं इसराइल में। जी बहुत शुक्रिया बलोच साहब ने इनवाइट करने का। जी बिल्कुल, नो डाउट कि जो ईरान का रिस्पांस है वो बहुत ज़्यादा लोगों को सरप्राइज कर रहा है, बिकॉज जितनी रेजिलियंस उन्होंने दिखाई है, ट्रेडिशनली नोन तो है कि वो एक ईरान एक तहजीब है, सिर्फ एक मुल्क या कौम नहीं है। इस वक्त वो ट्रेडिशनली बहुत पावरफुल रहे हैं और हज़ारों साल का उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और एक उनमें एक एडवांटेज उनको अपार्ट फ्रॉम अदर डिसएडवांटेजेस जो ज़्यादा है उनके खिलाफ, एक एडवांटेज ये है कि बड़ी रेजिलियंट कौम है। उन्होंने 8 साल इराक के खिलाफ भी जंग लड़ी और इतनी डिटर्मिनेशन से
पिछले 30-40 सालों में आपने देखा मोस्टली उन पर सैंक्शंस रही हैं और ट्रेड की पाबंदी रही है, इकोनॉमिक उन पर सैंक्शंस लगी रही है, ऑयल बेचने की उनकी खुली छूट नहीं है उस तरीके से, तो मुश्किलात उन्होंने गुजारा किया है। जो इजराइल को एडवांटेज है इनके खिलाफ, मैं ईरान की एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस बाद में आता हूँ। जो इजराइल को एडवांटेज है वो जाहिर है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फर्स्ट वर्ल्ड उनके पीछे खड़ी है, अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको बहुत बैक कर रहे हैं, एक तरफ तो ये है उनके हक में, और जाहिर है उनका वॉर स्टैमिना जो मिलिट्री हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा है, इस पर कोई शक नहीं। जो ईरान के पास से एडवांटेज है उसके पास, पहले डिसएडवांटेज की मैं बात करता हूँ। ईरान को डिसएडवांटेज है कि एयरफोर्स नहीं है, एयर डिफेंस नहीं प्रोडक्ट कर पा रहे, बिकॉज उनके पास F-14 और F-4 जहाज हैं जो अमेरिकन ओरिजिन के हैं और तकरीबन 50 साल पुराने जहाज हैं। शाह ईरान के जमाने के जहाज हैं जिन पर सैंक्शन लगा दी गई थी, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, उनको बड़ी मुश्किलात पेश आ रही है एयरफोर्स को मेंटेन करने के लिए। एक बात, सबसे ज्यादा उनका जो स्ट्रेंथ है वो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल ही है, जो आप या ड्रोन्स हैं जो आप देख रहे हैं, जिनको 6-7वें दिन वो फायर कर रहे हैं। जो डिसएडवांटेज है मैंने एक एयरफोर्स का बता दिया। दूसरा डिसएडवांटेज ईरान को ये है इस वक्त कि उनके अंदर एनिमी के स्पाइज या एजेंट्स की या मुसाद की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, वो कितनी जल्दी स्क्रीन कर पाते हैं वो देखना पड़ेगा। जो ईरान को एडवांटेज है रेजिलियंस के अलावा मैंने अर्ज किया, दूसरी एडवांटेज ये है कि इजराइल ईरान की निस्बत 70 गुना छोटा रकबे के हिसाब से मुल्क है, 1:70। अब पाकिस्तान का तकरीबन 40वां हिस्सा है इजराइल, और ज्यादा अगर समझने के लिए तो KPK का चौथा हिस्सा है हमारे सूबे का। अच्छा। इतना छोटा ज्योग्राफियाई रकबे के हिसाब से इतना छोटा मुल्क है, जिसका मतलब ये है कि अगर 70 गुना ज्यादा बड़े एरिया पर इजराइल ने हमला करना है तो उसको बहुत ज्यादा मैसिव टनेज चाहिए, पूरे एरिया में खौफ फैलाना है तो बहुत ज्यादा एयर एफर्ट चाहिए। जबकि ईरान ने आपने देखा है कि चंद मिसाइल जो पहुंच पाए हैं उन्होंने बहुत पैनिक और एक परेशानी और इनसिक्योरिटी क्रिएट की हुई है, लेकिन क्योंकि इजराइल के लोग इस तरह के एनवायरनमेंट में जीने के आदी नहीं। ठीक है, उन्होंने देखा था कि वो दूसरों पर जाके टनिस गिराते थे, गाजा पर इतना साल हो गया, इतने महीनों से मार रहे हैं, उनको तो ये पता था कि दूसरों पर हम गिराते हैं, दूसरों का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, दूसरों को लीडर्स एलिमिनेट करते हैं और अपनी फेवरेबल एनवायरनमेंट करने के बाद पीस करते हैं, नेगोशिएशन अपनी मर्जी की करते हैं। ये पहली दफा उनको इनसिक्योरिटी लगी है, फूड शॉर्टेज होने का खतरा हुआ है, बिजली घर उनके तबाह हो रहे हैं, उनको बंकर में जिंदगी गुजारने का पता लग रहा है कि कैसे होती है। तो ये पहली दफा एक न्यू नॉर्मल शायद उनकी तरफ आ रहा है कि जो उनका स्टैमिना नहीं है जंग लड़ने का, उस सेंस में मिलिट्री हार्डवेयर का तो है लेकिन लोगों का स्टैमिना नहीं है इतना इस तरह इन कंडीशन में जिंदगी गुजारना। तो जितना जल्दी एस्केलेट होगी, मेरा मानना है कि ये एस्केलेट कर ईरान को करनी पड़ेगी टू डी एस्केलेट, क्योंकि जितनी जल्दी इजराइल के लोग अपने थ्रेशोल्ड पर पहुंचेंगे उतना ही ज्यादा इजराइल को अपने हक में, ईरान को अपने हक में फैसला लेने में आसानी होगी बाद में। अगर स्टैमिना देखें, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि वॉर स्टैमिना बहुत ज्यादा है। पिछले तकरीबन 75 सालों में जब से इजराइल बना है, अमेरिका ने $260 बिलियन की एड दी है, मिलिट्री हार्डवेयर की सिर्फ मैं बात करूं। ठीक है। और उसके नेक्स्ट मुल्क जो है इजराइल के बाद जो बेनिफिशियरी एड लेने वाला वो इजिप्ट है, जिसने 50 बिलियन लिया 260 के मुकाबले में। और अगर आप पूरी दुनिया में अमेरिका की एड चेक करें पिछले 75 सालों में, तो इजराइल की कलेक्टिव पूरी दुनिया की एड से ज्यादा। तो मैं हार्डवेयर के सेंस में बता रहा हूं ये डिफरेंट है, और जो इमोशनल साइड है, जो पॉलिटिकल साइड है और जो लोगों की रेजिलियंस है, वहाँ एक डिसएडवांटेज है। लेकिन इसके बावजूद खालिद साहब ईरान खड़ा है, क्योंकि आप बात करें एनवायरनमेंट की तो वो कई सालों से हालत जंग में है, और वो अब ठीक कह रहे हैं कि उनके लिए इजराइल के लिए जंग जो है वो नई है। नसर साहब, जैसे खालिद साहब फरमा रहे हैं कि जंग नई है इजराइल के लिए, आप डिप्लोमेट हैं सर, सफ़ीर रहे हैं और सफारतकारी को जानते हैं, डिप्लोमेसी को, तो इस जंग के फैलने का किस हद तक खतरा है कि ये जंग जो है फैल जाए? जैसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका जो है किसी भी वक्त इस जंग में कूद सकता है। जंग का एस्केलेट होने का और प्रोलॉन्ग होने का अंदेशा काफी ज्यादा है, क्योंकि इजराइल ने जो जंग शुरू की है, शुरू में अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जी हमें इसकी कोई खबर नहीं है। बाद में सदर साहब ने खुद कहा कि हमें उन्होंने लूप में रखा था, हमें इल्म था इस बात का। इसके अलावा जो मदद उनको मिल रही है, जो मिसाइल्स को वो करने के लिए, रोकने के लिए ईरानी मिसाइल्स को, वो जॉर्डन से भी मिल रही है और जगहों से भी मिल रही है। बरतानिया तक ने एक जहाज, बहरी जहाज उस तरफ भेजा है। उनके कुछ हवाई जहाज हैं जो साइप्रस में जाके प्रोटेक्शन ले रहे हैं। इस किस्म की चीज है। तो बेसिक बात तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता
वेस्टर्न वर्ल्ड और ख़ास तौर से अमेरिका का इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ना शुरू होगा। उसकी एक वजह ये भी है कि अगर एक दफ़ा इजराइल ने ये कदम उठा लिया है कि हम इनके न्यूक्लियर एसेट्स को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो इस वक्त हालात ये हैं कि इजराइल ने खुद भी ये बात मानी है कि सिर्फ हमारी एयर अटैक्स के जरिए इनके न्यूक्लियर एसेट्स को हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो डीप 80-80 मीटर कंक्रीट के नीचे कई इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं। तो इसमें एक ही सूरत हो सकती है कि जिसमें कि बहुत ही पावरफुल 30-30 हजार पाउंड के जो बंकर बस्टिंग टैंक वो बॉम्ब्स होते हैं, जिसकी डिलीवरी का सिस्टम भी इजराइल के पास नहीं है, वो सिर्फ स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए हो सकता है। तो ये बात काफी मुमकिन है कि अमेरिकन फोर्सेस इवेंचुअली जिस तरह भी हो इसमें इन्वॉल्व हो, कि अगर इस बात को उन्होंने यकीन दिलाना है कि भाई वो उनके न्यूक्लियर एसेट्स हमने खत्म करने हैं फिलहाल, तो ये इनकी इन्वॉल्वमेंट और इस जंग का बढ़ना जो है उसके काफी इम्कानात हैं। इसमें मैं आपको इस वक्त बावर कर दूं, इस वक्त मैं वार्न कर दूं कि ये भी मुमकिन है कि जो इजरायली हैं उनको अमेरिका को इन्वॉल्व करने के लिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बहरी जहाज है अमेरिका का, उस पे ये खुद मिसाइल से अटैक करके कह सकते हैं कि ये ईरान ने किया है, और इस जवाब के साथ जो है वो अमेरिका इस जंग के अंदर आ सकता है। तो ये हालात और ये जो फ्यूचर में हालात का बढ़ना है, एस्केलेट होना है, इसके काफी ज्यादा इम्कान है। ठीक है, मैं फैज़ रहमान को लेता हूँ। हमें जान किया अमेरिका से वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। फैज़, शुक्रिया वक्त देने का। आपके पास हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हैं, उनकी बड़ी अहम मुलाकात जो है वो हो रही है। तो एक तो मुलाकात के बारे से बताइएगा कि कितनी अहम मुलाकात है खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए, और दूसरा जो खित्ते की सूरत हाल है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, उस पर आपने रिपोर्ट भी किया है अमेरिकी प्रेसिडेंट को, और जो अमेरिकी इंतज़ामिया है, हालात सर किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये ज़ाहिर है बहुत ही एक गैर मामूली मुलाकात इसलिए भी है कि जो इस वक्त जो मामला जा रहे हैं जिस तरफ दुनिया के, और ख़ुसूसन ईरान और इजराइल की जो इस वक्त जंग है, और फिर जो मुसलसल एक टेंशन्स में, और इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि शायद ईरान अमेरिका बशमूल अपने वेस्टर्न अलाइज के इसमें शामिल हो जाए, ये बहुत ज़्यादा अहम मुलाकात है। इत्तेफाक की बात यह है कि जो इनका फील्ड मार्शल का कम्युनिटी के साथ लंच हुआ था मंडे को यहाँ पर, और उसमें उन्होंने कम्युनिटी से जो खिताब किया था, मैं भी बिल्कुल साथ ही बैठा था, तो मैंने उन्होंने एक इशारा दिया था वहाँ पर, और उन्होंने ये कहा था कि वज़ीर आज़म की मंजूरी से वो तकरीबन $1 ट्रिलियन की जो एक रेयर अर्थ या नायाब जो मादनियात हैं उसकी डील ट्रंप को ऑफर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इशारा था हमारे लिए कि शायद उनकी मुलाकात होने वाली है, लेकिन ज़ाहिर उसके कुछ देर बाद यह एक बाकायदा एक हो गया तय कि ये मीटिंग हो रही है, और इसमें बहुत न सिर्फ ये कि उनसे सदर ट्रंप से, बल्कि उनके कई जो कैबिनेट के जो मेंबरान हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे। तो ये एक इंतहाई मानीखेज मीटिंग है, और खुसूसन अब अगर ईरान के साथ इस वक्त क्या मामलात हैं, और ईरान के बारे में फील्ड मार्शल ने बिल्कुल खुला यहाँ पर एक मौक़िफ़ लिया है वाशिंगटन में रहते हुए, और उन्होंने कहा कि हम ईरानी कौम के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान ने जो भी बयानात दिए हैं वो बिल्कुल वो इस बात का आदा है और इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान और ईरान के एक बड़े तवील रवाबित हैं, और वो उनके साथ खड़े हैं। ये बिल्कुल एक खुली एक पोजीशन है पाकिस्तान की, सिफारती भी और अस्करी भी, और उसका फील्ड मार्शल ने भी उसका यहाँ जिक्र किया। तो अब देखना यह है कि इस वक्त ज़ाहिर है कि पूरी कोशिश ये है। फिर एक बात उन्होंने और ये कही कि खुद सदर ट्रंप चाहते हैं, उन्होंने ये बाकायदा जोर दे के कहा एज इफ कि शायद उनकी कैबिनेट के कुछ लोगों से या किसी लेवल पे ये ज़रूर मैसेज उनके पास आया था कि उन्होंने ये कहा कि सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि ये जंग ना हो, ईरान की जंग फॉर ईरान और जो इजराइल की जंग है वो फौरन रुके और मामलात ज़्यादा ख़राब ना हो। ये भी बात मामलात बात है जो जी मुलाकात के बाद अगर आप इसको जरा जोड़ें, वापस आता हूँ फैज़, मुझे फैज़ यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस मज़ीद इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। खलकीशी साहब, आप फरमाइएगा सर कि जो अभी सूरत है, जैसे कि आपने मुआवजा किया ईरान का और इजराइल का, नो डाउट ये हक़ाइक़ हैं कि ईरान जो है वो कई सालों से, कई दिहाइयों से हालत जंग में है और इजराइल ने कभी जंग देखी नहीं है। अब जो सर ज़री बात है, ये जंग तो जो है वो टेक्नोलॉजी की है, लेकिन इसके साथ साथ जंग जो है वो हिम्मत की भी है सर। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ये बयान आया ईरान के सुप्रीम लीडर का कि ईरान पहले भी खड़ा था, ईरान खड़ा है और खड़ा रहेगा। जी देखिए बलोच साहब, ये जो जंगें अब मॉडर्न हो गई हैं क्योंकि इंटरनेशनल जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है और जो डिजिटल मीडिया है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल हो गया है कि वो आपको परसेप्शन बनाने में, फेवरेबल या अनफेवरेबल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी जी। अब ये साई ऑपरेशंस को हम साई ऑप्स कहते हैं मिलिट्री टर्म में, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, जिसका मतलब ये है कि आप दुश्मन के ना सिर्फ मिलिट्री को टारगेट करें बल्कि उनकी लीडरशिप और आम लोगों को भी हिट करें और उनको ये परसीव करने पर मजबूर करें या इस तरह का एनवायरनमेंट कर दें कि वो विलिंगली कबूल कर लें कि शायद हम हार जाएंगे, शायद हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं, शायद हम इनसिक्योर हो गए हैं, या हमारे पास फोर्सेस नहीं रही या असला नहीं रहा। तो ये दोनों, और या हमारी जो दूसरा मुल्क होता है वो कहता है कि हमारी डिटर्मिनेशन बहुत है, हम आपको पता नहीं है क्या करने वाले हैं। तो इसको मैं कहता हूं कि प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज करना दूसरे पर, जो पाकिस्तान ने 10 मई को हिंदुस्तान पर की थी। एग्जैक्टली। प्रोहिबिटिव प्राइस ये होती है कि आप दुश्मन को कहें कि अगर तुमने जंग जारी रखनी है तो इसकी इतनी ज्यादा तुम्हें कीमत देनी पड़ेगी। एक बात जिसकी वजह से आपने नोट किया तो 10 मई को हिंदुस्तान भागा गया अमेरिकी सदर के पास और जंग बंद करानी पड़ी। यही ईरान भी कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने जो फॉलो की है, ईरान भी वही फॉलो कर रहा है। वो ना सिर्फ अपने लोगों को पैगाम दे रहा है कि हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने को, हम और सरप्राइजेस देंगे, हम किसी सूरत हथियार नहीं डालेंगे। दूसरी तरफ आपने नोट किया होगा इजराइल भी यही कोशिश कर रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी यही कोशिश कर रहे हैं और ये ऐसे बयान दे रहे हैं कि ये टाइम इज रनिंग आउट, आपके पास चंद घंटे हैं, अगर आपने ना किया तो आपको पता नहीं क्या होगा, हमारे जल्द इजरायली जहाज तेहरान पर उड़ रहे होंगे, फ्री फॉल उड़ रहे होंगे। तो आप साइकोलॉजिकली, जैसे मैंने कहा ना कि अपनी विल या परसेप्शन इंपोज करने की जब कोशिश करते हैं दूसरों पर, तो ये साइऑप्स कहलाता है और दोनों मुल्क ये कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मिलिटरीली आपने नोट किया है कि जरूर ईरान को बहुत हिट हुई है, पहले दिन भी हुई है जब 200 जहाज आए, मिलिट्री लीडरशिप एलिमिनेट कर दी गई, साइंटिस्ट न्यूक्लियर एलिमिनेट कर दिए गए, रिलीजियस लीडर को टारगेट किया गया, और लेकिन उसके बावजूद बहुत जल्दी कम बैक किया ईरान ने, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात आप एक नोट करें कि जब हिट बैक किया ईरान ने, ईरान ऐसे हिट बैक, जो मुल्क जो जब वो उस ईरान की तरफ हमला करने आ रहे थे, वो हमलावर जहाज, तो मुसलमान मुल्कों की सरहद से गुजरे हैं, 200 जहाज गुजरे हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हुई होगी डेफिनेटली, 20-25 टैंकर होंगे हवा में जिन्होंने पेट्रोल भरा होगा, जबकि इजराइल के पास 5 या 6 टैंकर है। तो ये सारी फैसिलिटेशन आते हुए हुई, लेकिन जाते हुए जब ये जहाज वापस इनके ड्रोन जब मिसाइल जब गए बैलिस्टिक माइल, तो उन्हीं मुल्कों ने इंटरसेप्ट किया इनको। और सिर्फ उन्हीं मुल्कों ने इंटरसेप्ट नहीं किया, समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, अमेरिका का अब दूसरा भी आ रहा है, तो उन्होंने भी शूट डाउन करने की कैपेबिलिटी है बैलिस्टिक मिसाइल को। उसके बावजूद आप लोग सब देखिए कि जब ये इजराइल पहुंच पाते हैं जितने, तो फिर तकरीबन 4 लेयर्स में उनका एयर डिफेंस है। उनके पास एरो 3 है, उनके पास एरो 2 है जो स्पेशल उससे इंटरसेप्ट करता है, फिर हाई ऑल्टीट्यूड है, फिर डेविड स्लिंग है एक उनका एयर डिफेंस सिस्टम, और आखिर में आयरन डोम है जिसकी आप बात कर रहे हैं। चारों एयर डिफेंस से गुजरकर अगर वो हिट करते हैं तो ये बहुत बड़ी उनके लिए अचीवमेंट होती है। जैसे मैंने कहा कि वो इतना छोटा मुल्क है निस्बतन, तो पैनिक बचाना, इनसिक्योरिटी बचाना, बिल्कुल ये नफसियाती जंग भी है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं खालिद साहब, ये नफसियाती जंग भी है। नासिर साहब एक बात सर बताइएगा कि जब ये अब जंग जारी है तो एक तो फरमाइएगा कि ये जंग जो है किस हद तक जारी रह सकती है? क्या ये जंग मुख्तसर होगी? आज 6ठा रोज़ है, ऑलमोस्ट हफ्ता हो गया इस जंग को, लेकिन इसका असर जो है हम देख रहे हैं कि खित्ते के बाकी ममालिक पर भी पड़ना शुरू हो गया। जैसे पाकिस्तान इफेक्ट हो सकता है, इंडिया है, बाकी मुल्क हैं, सऊदी अरब है। तो आप समझते हैं कि जो उम्मत मुस्लिमा है जैसे सऊदी अरब है और खित्ते के जो ममालिक हैं जैसे चीन है या रूस है, वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं सर? रोल तो सब मुल्क कर सकते हैं, लेकिन जहां तक इस जंग के बढ़ने के ताल्लुकात हैं, इम्कानात हैं, या ईरान मजीद और क्या कर सकता है, तो उसमें
जैसे जैसे ये बात एस्केलेट होती जाती है, ईरान भी एक स्टेज पे उसको एस्केलेट करेगा। मैं आपको मिसाल देता हूं कि जब इन्होंने तेल और गैस की तंसीबात पे अटैक करना शुरू किया तो वो एक स्टेप था एस्केलेटरी लैडर पे, उस बात को, टेम्पो को जंग की बढ़ाया गया। इसके जवाब में बहुत कुछ हो सकता है। ईरान ने उनके रिफाइनरी पे अटैक किया है, पोर्ट पे अटैक किया है, लेकिन ये भी नामुमकिन नहीं है कि वो गल्फ के और मुल्कों में जो ऑयल तंसीबात हैं, अगर वो ये कहें आखिर में कि जी ये लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं, तो उन पे भी अटैक हो सकता है। उसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज हैं, जो एक बहुत नैरो एक वाटर बॉडी है, उसमें ये बड़ी आसानी से उस को ब्लॉक कर सकते हैं, या तो किसी बड़े जहाज को सिंक करके या अपने बेड़े को वहां ले जाके उन पे फायर करके, जैसे हुतीज जो हैं उन्होंने रेड सी में रोका है शिपिंग को, उससे कहीं आसानी से ये लोग स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज, जो कि बहुत ही नैरो एक चैनल है, तो उस पे ये अगर ब्लॉकेड कर दें तो फिर उससे ये दुनिया का तकरीबन 25% तेल जो है वो बाहर निकलना जो है वो सप्लाई बंद हो जाती है। उसके बड़े सीरियस ना सिर्फ इस खित्ते पे बट ग्लोबली उस पे असरात होंगे। तो ये तो जहां तक एस्केलेशन की बात है, लेकिन इनके जो दोस्त हैं अब इस इलाके में, दोस्त इनके जो बड़े दोस्त हैं सो कॉल्ड, जिनके साथ इनके ताल्लुकात रहे हैं, वो रूस और चीन है। तो अभी तक फिलहाल दोनों का ये पॉलिसी रही है कि इन्होंने अभी इंतजार करके देखना है कि किस हद तक ये जंग चलती है, उसके बाद ये अपने कार्ड दिखाएंगे। जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने तो 2-3 बयान ऐसे दिए हैं जो अमेरिका को वार्न करने के लिए कि आप इस जंग में ना दाखिल हों। तो ये फिलहाल जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ओपनली उनके कोई एलाइज या कोई सपोर्ट नजर नहीं आती। अलबत्ता जो रेजिलियंस की बात है, जहां तक उसमें कोई शक नहीं है, और जहां तक खालिद साहब ने जिक्र किया था, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ईरान की, वो बहुत मुश्किल कर देगी। आप अगर उनकी एयर डिफेंसेस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अटैक्स जो हैं एट विल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक एयरफोर्स नहीं है, तो उसके बावजूद भी उनके पास जो एसेट्स हैं वो फिर भी प्रोटेक्टेड रहते हैं, और उनकी डेप्थ इतनी ज्यादा है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। आखिरकार अगर आपने कोई फर्क डालना है तो फिर आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड लाने पड़ेंगे, यानी कि फोर्सेस एंटर करेंगी ईरान, जो कि फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उन फोर्सेस के लिए। बात है, ये एक बड़ा मुश्किल ऑपरेशन हो जाएगा इजराइल के लिए, क्योंकि लोकल सपोर्ट नहीं होगी। जब भी आप किसी मुल्क में घुसते हैं, चाहे आप इराक को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, जब तक लोकल लोग आपके साथ नहीं है वो आप, लेकिन वो तो इजराइल तो सर, इजराइल तो चाहता है कि रिजीम चेंज हो जाए वहां पे। जी, लेकिन एक और बात जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, आप गौर करें कि अमेरिका में जो पब्लिक ओपिनियन है वो अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के सख्त खिलाफ है। इवन जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे बड़ी सपोर्ट बेस है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो इनके मेन वोटर्स हैं, उन सब ने जाहिर किया है, बड़े वाजे तौर पे कहा है कि हमें हरगिज इस जंग के अंदर नहीं जाना। बिल्कुल ठीक है, बड़े वाजे कहा है कि जंग नहीं होनी चाहिए। फैज साहब, आप फरमाइएगा कि जारी बात है, आप अमेरिका में हैं और अमेरिका भी बड़ी इस पे गहरी नज़र रखे हुए इस जंग पे, तो जैसे कहा जा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त कूद सकता है इस जंग में, तो कोई इम्कानात हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फैसला ले लें कोई? है अभी जैसे नासिर साहब जो कह रहे थे कि यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं कि जो मागा इनकी मूवमेंट है उसकी तकरीबन बहुत ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस है इस जंग के ख़िलाफ़। कोई नहीं चाहता है कि इस जंग में कोई चुदा, फिर ख़ुद अमेरिका का जो एक इस वक्त जो कोई ये नहीं चाहता है कि इस वक्त इस तरह से इस जबकि इकॉनमी में भी मसलाइल हो रहे हैं, कई एजेंसीज़ को यहाँ बंद किया जा रहा है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ परेशान है, महंगाई है, उस सब के बावजूद अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है
तो वो ख़ुद अमेरिका के लिए बहुत बुरा है। और ये यहाँ का जो एक उनका जो एक जिनसे कहना चाहिए डाई हार्ड वोटर है वो उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन उसके बावजूद उनके गिर्द एक ऐसा हल्का ज़रूर है सदर ट्रंप के, जिन्होंने उनको पोजीशन चेंज करने में बहुत ज़्यादा मदद की है या उनको पुश किया है। अब आप ये देखिए कि अब से कुछ दिन पहले वो तो इस पे बात ही नहीं कर रहे थे कि कोई ऐसी कोई बात होगी या हमारा कोई ताल्लुक़ है। उन्होंने ये कहा हुआ था कि इस जंग से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ चंद दिनों की बात है। लेकिन अब वो बाकायदा न सिर्फ ये पोजीशन ले रहे हैं बल्कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि वी कंट्रोल द स्काइज। वी का क्या मतलब है? वी का मतलब ये है कि हम और इजराइल मिलकर। तो ये जो इस वक्त उन्होंने ये भी तासुर देने की कोशिश की है सदर ट्रंप ने दुनिया को और अपनी बेस को, अपने वोटर्स को भी, कि हम ऑलरेडी इस जंग का हिस्सा हैं और हम इसमें शामिल हैं और मज़ीद आगे बढ़ेंगे। बस्टर्स अगर आप देखें, सिर्फ चंद उनके अगर जो साइट्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स, अगर उसको डिस्ट्रॉय करते भी हैं तो वो मकासद अचीव नहीं होंगे। लेकिन देखिए इसका जो हदफ है, मैं समझता हूँ, और यहाँ पर भी जो मुबस्सरीन कह रहे हैं वो ये है कि न सिर्फ ये कि इस हद तक इनके जो न्यूक्लियर एज ए स्टेट ओवरऑल ईरान की स्टेट को रिड्यूस कर दिया जाए। खालिद साहब, लास्ट क्वेश्चन सर, जंग का मैं पूछ रहा था कि किस हद तक जो है वो ईरान खड़ा रह सकता है? जी, ईरान के लिए जितनी प्रोलॉन्ग होगी उतनी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि ईरान का इमोशनल स्टैमिना बेशक हो, लेकिन जाहिर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस फोकस तरीके से अनचैलेंज्ड हिट किया जा रहा है वो सस्टेन करना ईरान के लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ये तो मैं दो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा था कि एक तरफ इजरायली लोगों की विल या डिटर्मिनेशन है, उसको कितनी जल्दी इजराइल के हिट किया जा सकता है ईरान की तरफ से। लेकिन अगर इजराइल कंटिन्यूड एक बम्बार्डमेंट करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, हाइड्रो प्लांट्स को, उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को, उनकी बिजली घरों को या इंडस्ट्रियल सेटअप को तबाह करता है, तो फिर ईरान के लिए ऑब्वियसली उसकी थ्रेशोल्ड भी कम होती जाएगी और उसके लिए वॉर फाइटिंग कंटिन्यू करना भी बहुत मुश्किल होता जाएगा। मिलिट्री हार्डवेयर तो पहले ही स्टैमिना बहुत कम है ईरान का। ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। फैज़ रहमान आपका बहुत शुक्रिया। अमर इकबाल साहब आपका शुक्रिया और नासिर साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।